ठीक है, तो शुरू करेंगे हम आज। आपका जो नेचुरोपैथी का सिलेबस है, तो उस सिलेबस में निसर्गोपचार के सिद्धांत ये हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, क्योंकि ये 24वां लेक्चर है, 24वां लेक्चर है। 20 लेक्चर मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाले हुए हैं। अगर आप वो ढूंढ नहीं पाते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर उसकी लिंक डिमांड कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था आपको। तो वो 20 लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें नेचुरोपैथी के 10 सिद्धांत है। उससे पहले नेचुरोपैथी के बारे में, नेचुरोपैथी का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस जो है, वो उसमें बताया गया है। उसके बाद फिर नेचुरोपैथी के सिद्धांत आते हैं और उसके बाद में फिर नेचुरोपैथी के उपचार, जिसे हम पांचभौतिक चिकित्सा बोलते हैं। आकाश तत्व चिकित्सा, वायु तत्व चिकित्सा, उसके बाद में फिर अग्नि तत्व चिकित्सा, पृथ्वी तत्व चिकित्सा और अंत में जल तत्व चिकित्सा और अंत में पृथ्वी तत्व चिकित्सा। तो इसे प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है 5 एलिमेंट्स। तो उससे संबंधित जो तत्व है, उससे संबंधित उपचार, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। तो इसमें 1 बाय 1 हमने देखा है और इसके ऊपर लेक्चर आनंद ने भी लिए हुए हैं। तो आपका सिलेबस उसमें रिपीट होते जाएगा। और मैं सुन रहा हूं कि जो 2019 की जो बैच है, जिनकी एग्जाम 2021 के अप्रैल में होनी थी, तो वो एग्जाम नहीं हुई। तो उनकी एग्जाम अभी अगले महीने में कुछ 21-22 सितंबर को शेड्यूल की गई है। तो अगर मेरा विचार था कि मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रिवाइज करूं और आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा कम समय है। हम आगे जाके थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो इसके पहले का जो मेरा लेक्चर हुआ, उसमें निसर्गोपचार के 10 सिद्धांत, उसमें से पहले जो 2 सिद्धांत है वो हमने डिस्कस किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिस्कशन समय अगर मिला हमें तो आगे करेंगे जो पढ़ाया है उसके ऊपर। लेकिन जो पढ़ाया नहीं है आज तक, तो वो टॉपिक हम आज लेंगे। तो उसमें जो आपका नेचुरोपैथी का सिलेबस है, आपके पास, आप सभी के पास में इसका पीडीएफ फाइल है। तो नेचुरोपैथी के सिलेबस में ये जो ABCDEFG, ओके, तो जी, ये जो है नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो आपको नेचुरोपैथी के साथ साथ में आयुर्वेद के सिद्धांत भी पढ़ने हैं। और आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है वो है त्रिदोष, सप्तधातु और त्रिमल सिद्धांत। त्रिदोष, सप्तधातु और त्रिमल सिद्धांत। इससे पहले हम आयुर्वेद की परिभाषा थोड़ा समझ में लेंगे। आयुर्वेद की परिभाषा, व्हाट इज द आयुर्वेदा, आयुर्वेद क्या है। तो महर्षि चरक अपने संहिता में बताते हैं, महर्षि चरक अपने संहिता में बताते हैं कि हिता हितम सुखम दुखम, आयु तस्य हिता हितम, मानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। इसका अर्थ यह है कि जीवन 4 तरह का है। हितकर जीवन है, अहितकर जीवन है। तो जीवन 4 तरह का है: हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर। तो ये जो 4 तरह का जीवन है, हितकर है, अहितकर है। हाँ, हेलो,
आपको सुनाई दे रहा है? नाही, ते जी 4 सांगितली ना तुम्ही तेव्हा ब्रेक झाला होता, आवाज रिपीट करा. अच्छा, तो हमारा जो जीवन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारा जीवन है हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर। 4 तरह का जीवन कहा गया है। और ये जो 4 तरह का जीवन है, इसके संबंध में क्या हितकर है और क्या अहितकर है, और जिस शास्त्र में आयुर्वेद का आयुष्य का प्रमाण बताया गया है, तो आयुष्य का प्रमाण कितना है? 100 साल, 100 इयर्स। तो हम कितने साल जी सकते हैं? 100 साल जी सकते हैं। कलियुग में मनुष्य की निर्धारित आयु 100 साल की है। भले ही वो 60-70 साल में उसका देहांत होता हो, लेकिन एक निर्धारित आयु है 100 साल की। हम बोलते हैं जब किसी का बर्थडे होता है तो बोलते हैं जीवेद शरद शतम। तो हमने क्या बोलते हैं? जीवेद शरद शतम, कि आप 100 साल तक जिए। तो ये जो 100 साल का जो जीवन है उसका प्रमाण आयुर्वेद ने बताया है, और उसके बारे में आयुर्वेद में ये बातें सब आती है। तो आयुर्वेद इस शब्द का अर्थ होता है आयु, इसका अर्थ है आयुष्य। आयुष्य का अर्थ होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इसे बोलते हैं आयु शॉर्टकट में, लेकिन इसे आयुष्य बोलेंगे। और वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिस शास्त्र में बताया है, उस शास्त्र का नाम है आयुर्वेद। ठीक है। अब इस आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, वो 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उसमें का ये पहला सिद्धांत त्रिदोष सप्तधातु त्रिमल सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का पहला महत्वपूर्ण। इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। दूसरा सिद्धांत आयुर्वेद का है सामान्य विशेष सिद्धांत, यानी उसमें जैसे कि 2 चीजें हैं तो उसमें की सामान्यता क्या है, समता क्या है, और उसमें भिन्नता क्या है, इसके बारे में देखा गया है। और तीसरा सिद्धांत है पांचभौतिक सिद्धांत, जो कि हमने पांचभौतिक सिद्धांत, पांचभौतिक सिद्धांत यानी जो पंच तत्व के ऊपर डिपेंड करता है। पांच भौतिक सिद्धांत, तो ये तीसरा सिद्धांत रहेगा आयुर्वेद का। ठीक है। और एक सिद्धांत आता है जो प्रमुख तो नहीं है लेकिन गौणता में आता है, उसे बोलते हैं कर्म कर्मफल सिद्धांत। कर्म कर्मफल सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, कर्म कर्मफल सिद्धांत। तो हम सबसे पहले देखेंगे आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है त्रिदोष। त्रिदोष बोर्ड का आप देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं वो आप देख रहे हैं। ठीक है। तो त्रिदोष, ये त्रिदोष जो है इसमें पहला दोष है वात दोष। वात दोष। दूसरा दोष है पित्त दोष। तीसरा दोष है कफ दोष। ये 3 प्रमुख दोष है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 प्रमुख है। इसके अलावा एक चौथा दोष भी बताया जाता है जिसे रक्त दोष बोलते हैं।
रक्त दोष। अब आपने कभी सुना होगा कि प्रकृति परीक्षण किया जाता है आयुर्वेद में। प्रकृति परीक्षण यानी मेरी प्रकृति कौन सी है। तो ये जो प्रकृति है ये 8 तरह की प्रकृति होती है। अब अलग अलग लोग हम देखते हैं, तो जैसे कि एक ही मां के 2 बच्चे, जैसे कि एक ही मां के 2 बच्चे समान प्रकृति के नहीं होते हैं, उनमें प्रकृति की भिन्नता रहती है। अब ये 8 तरह की जो प्रकृति है ये कौन सी है, तो इसमें पहले रहती है एक दोषज प्रकृति। एक दोषज, एक दोषज प्रकृति। जैसे कि उसमें सबसे पहली प्रकृति है वात प्रकृति। वात प्रकृति, दूसरी है पित्त प्रकृति, तीसरी है कफ प्रकृति, उसके बाद में फिर इसका कॉम्बिनेशन वात पित्त प्रकृति, फिर पित्त कफ प्रकृति, ठीक है, और फिर वात कफ प्रकृति। वात कफ प्रकृति, ये हो गई 3, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। ये एक दोषज कही जाती है, और ये जो है ये द्विदोषज कही जाती है। द्विदोषज प्रकृति, द्विदोषज कही जाती है। और एक होती है सन्निपात। सन्निपात, सन्निपात यानी जिसमें तीनों दोष रहते हैं। वात रहता है, पित्त रहता है और कफ, तीनों दोष उसमें रहते हैं। तीनों दोषों की प्रधानता रहती है, और ये सबसे ज्यादा रोग वाली प्रकृति समझी जाती है। सबसे ज्यादा रोग वाली प्रकृति जिसे सन्निपात प्रकृति कहते हैं। ये 7वीं प्रकृति हो गई। और एक 8वीं प्रकृति होती है सम प्रकृति। सम प्रकृति, तो ये जो सम प्रकृति के लोग होते हैं ये स्वस्थ होते हैं, ये निरोगी होते हैं, अधिकतम इन्हें बाधा नहीं होती। बहुत बार हम कहते हैं कि मैं एक केला खा लेता हूं तो मुझे जुकाम हो जाता है, लेकिन मेरा दोस्त है केला खा लेता है, कभी ठंडा पानी पी लेता है, कभी दही खा लेता है, कभी खट्टी चीजें खा लेता है, लेकिन कुछ भी उसे तकलीफ नहीं होती। तो जिनकी प्रकृति कफ प्रकृति है उन्हें थोड़ा भी खट्टा खाने से, थोड़ा भी ठंडा पीने से उन्हें तकलीफ हो जाती है। और जिनकी प्रकृति सम प्रकृति है उन्हें जैसे ज्यादा ठंडा या खट्टा खाने के बाद में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये 8 तरह की प्रकृति होती है। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे पहचाने कि किसकी प्रकृति क्या है। तो इस प्रकृति को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ये जो त्रिदोष है वात पित्त और कफ, इनके गुण आपको समझने पड़ेंगे। अभी किस व्यक्ति में वात बढ़ गया है, किस व्यक्ति में पित्त बढ़ गया है, किस व्यक्ति में कफ बढ़ गया है, अगर ये आपको समझना है तो आपको फिर त्रिदोष के जो गुण है वो गुण आपको पता करवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद संस्कृत में दिया गया है। तो वायु के जो गुण हैं वो यहां पर दिए हुए हैं। पहला वायु का जो गुण है वो है रुक्षता। पहला वायु का गुण है रुक्षता।
रुक्षता। रुक्षता यानी जैसे कि रफनेस, रफनेस बोल सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा है शीतलता, ठंडा। शीतलता यानी कोल्ड, ठंडा, शीतलता। फिर तीसरा गुण है लघुता। लघुता यानी लाइट वेट, हल्का, ये तीसरा गुण है। फिर चौथा गुण है चंचलता, वायु का ये चौथा गुण है चंचलता। चंचलता, चंचलता यानी जैसे मूवमेंट, चंचलता को हम मूवमेंट बोलेंगे। जैसे चलता, चलता यानी यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना। जैसे कि हाथ, ये देखो, ये क्या है, चंचलता है, इसको चलता भी कहते हैं। जैसे इस रिस्ट जॉइंट में जो मूवमेंट हो रही है उसे बोलेंगे। तो ये किसके कारण होती है, ये होती है वायु के कारण। ओके, उसके बाद में पांचवा गुण है विशदता। विशदता, ये पांचवा गुण है विशदता। अचिपचिपाहटपन, यानी जैसे चेहरा जो है, बहुत बार मैं पूछता हूं कि आपका चेहरा ऑयली है या फिर ड्राई है। अब किस मैक्सिमम चेहरा जो होता है ना वो ऑयली होता है लोगों का, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिपचिपाहट बोलते हैं। अब इससे उल्टा क्या होगा, विशदता, यानी अचिपचिपाहटपन, विशदता, ठीक है। उसके बाद में खरत्व। खरत्व, खरत्व का अर्थ होता है खुरदरापन। जैसे सिर के बालों में, चेहरे व शरीर के अन्य अंगों, नाखून, दांत, मुख, हाथ पैर का रूखापन, है ना। जैसे एक खरत्व यानी बहुत से लोगों को देखो स्किन में ड्राइनेस, इतना ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है कि उनके जो पैर है ना वो फूट जाते हैं, है ना। जैसे भूमि में अगर पानी नहीं है, धूप काल में हम अगर कभी खेत में गए तो वहां पर भूमि जो है वो फटी हुई दिखती है हमें, तो उसे बोलते हैं खरत्व। और फिर बहुलता, बहुलता, बहुलता का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा, मैक्सिमम। तो जैसे अधिक बोलना, शरीर में कंडराव और शिराओं का अधिक उभरा होना, तो उसे बोलेंगे बहुलता। और शीघ्रगामिता, यानी निर्णय लेने की शीघ्रता, जल्दी क्रोधित होना, चिढ़ जाना, विकार और रोगों को शीघ्र उत्पत्ति, शीघ्र डर जाना, ये जो है, तो ये शीघ्रगामिता, ऐसे इसको बोलते हैं, शीघ्रगामिता, ठीक है। तो ये वायु के गुण हैं, ये सामान्य स्थिति में हमारे शरीर में देखे जाते हैं, एक नॉर्मल क्वांटिटी में। जब ये शरीर में बढ़ जाते हैं तो उसे फिर हम कह सकते हैं कि इसके शरीर का वात बढ़ गया। जैसे रुक्षता बढ़ गई, शीतलता बढ़ गई, लघुता बढ़ गई, चंचलता बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे कि इसके शरीर का वात, वायु जो है वो बढ़ गया। यह हमें ध्यान में आएगा। अब किसी किसी के शरीर में बाय बर्थ ये ऐसे गुण थोड़े ज्यादा दिखते हैं, तो ये गुण जिसके शरीर में ज्यादा जैसे नजर आएंगे तो उसे फिर हम थोड़ा लेबल कर सकते हैं कि यह वात प्रकृति का व्यक्ति है, यह वात प्रकृति का व्यक्ति है, ऐसे लेबल कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर एक सूत्र आता है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मोश्चलत विशदखर विपरीत गुण द्रव्य मारुत संप्रशम्यति। इसके विरुद्ध गुण वाले जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य का अर्थ होता है यहां पर दवा, औषधि, तो इसके विरुद्ध गुण वाली जो द्रव्य है, जो औषधि है, वो इन गुणों का शमन करती है और वात रोग को भगाती है।
है ना। मैं एग्जाम्पल के स्तर पर थोड़ा सा बोलूंगा आपको, जैसे कि, है ना, अभी इसमें रुक्षता पहला ही गुण ले लेते हैं, रुक्षता। अब क्या होता है, ओल्डर एज में, अबाउ 40 या 50, जॉइंट्स में, ये जो जॉइंट्स है इसमें दर्द शुरू हो जाता है, और उस दर्द का कारण उस जॉइंट में जो ऑयल है उसकी कमी बताया जाता है। तो क्या हुआ, वहां पर रुक्षता बढ़ गई। रुक्षता बढ़ने के कारण जॉइंट में का जो ऑयल है, जिसको सिनोइल फ्लूइड बोलते हैं, जो ऑयल है वो कम हो गया, और वो कम होने से वहां का जो घर्षण है, वहां का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ गया, और वो बढ़ने के कारण से फिर दर्द वहां पर आ गया। तो इस गुण से विरुद्ध गुण वाला क्या हो सकता है, रुक्षता से विरुद्ध है रूखापन या खरत्व। ये करीबन करीबन ये समान ही गुण है, खरत्व है, रुक्षता है। तो इन दोनों के विरुद्ध क्या है, तेल, ठीक है ना, तेल है। इसलिए आयुर्वेद में जॉइंट पेन के लिए तेल का उपयोग बताया जाता है। वायु तत्व चिकित्सा में मैंने आपको पढ़ाया अभ्यंग, यानी मसाज करना, तेल से शरीर को मलना, उसको बोलते हैं मसाज करना। तो उस मसाज का इंपॉर्टेंस प्रिवेंटिव में भी है, पूर्व में भी है, और बाद में भी है, पश्चात में भी है। यानी रोग होने से पहले भी आप तेल लगाएंगे तो आपको रोग नहीं होंगे, है ना, शरीर में जैसे रूखापन नहीं आएगा, रुक्षता नहीं आएगी। और ये आने के बाद में क्या करना है, वही करना है जो पहले किया, तेल ही लगाना है। तेल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, रुक्षता कम होगी और जॉइंट पेन कम होने लगेगा। ठीक है, अभी और एक ले लेते हैं, लघुता ले लेते हैं। अब शरीर में जब लघुता बढ़ जाती है तो शरीर का भार, शरीर का वजन आवश्यकता से कम हो जाता है। अब मॉडर्न एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस के एस्पेक्ट से अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, तो अपना वजन कितना होना चाहिए, तो वहां पर बताया गया है कि अपना वजन हाइट के अनुसार होना चाहिए। मान लो जिसकी हाइट 5 फुट है, 5 फीट है, तो उसका वजन, जेंट्स में मैं बोल रहा हूं, उसका वजन 60 केजी होना चाहिए। 5 फुट 1 इंच अगर हाइट है तो वजन 61 केजी होना चाहिए। जैसे जैसे इंच बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किलोग्राम भी बढ़ते जाएंगे। मान लो कि जिसका वजन, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो उसका वजन 65 केजी होना चाहिए। अब महिलाओं, कितना होना चाहिए? हाँ, लेडीज में, महिलाओं में, फीमेल में जो पुरुषों में वजन है उससे 5 किलो कम, ऐसे समझ लो। जैसे कि कोई महिला अगर 5 फीट हाइट की है तो उसका वजन 55 किलो होना चाहिए आइडियली। लेकिन भारत में हम अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अलग हमें दिखता है ना। 5 फीट की महिला है तो उसका वजन 60 से 70-80 किलो तक रहता है ना, ज्यादा वेटेड देखने को मिलते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाइट उनकी बहुत अच्छी रहती है लेकिन उनका वेट नहीं रहता, वजन नहीं रहता। फिर वो बहुत प्रयास करते, बहुत सारा उपचार भी करते, लेकिन हाइट नहीं, यानी वजन नहीं बढ़ पाता, वजन नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि मूलतः उनकी प्रकृति वात की प्रकृति होती है, और वात की प्रकृति होने से उपाय उनके ऊपर इतने लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मूलतः वात में लघुता रहती है, और इस लघुता के कारण उनका वजन उपचार से बढ़ नहीं पाता। एक हद तक बढ़ जाता है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ता। और कुछ ऐसे रहते हैं कफ प्रकृति के
रोगी रहते हैं या कफ प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं, हम रोगी नहीं बोलेंगे, कफ प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं, तो वो बहुत कुछ करते हैं अपना वजन कम करने के लिए, लेकिन वजन एक हद तक कम हो जाता है और उससे फिर कम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मूलतः उनकी प्रकृति कफ प्रकृति रहती है, जिसमें कि स्निग्धता ये गुण रहता है, और स्निग्धता रहने के कारण से उनके शरीर के ऊपर चर्बी आवश्यकता से थोड़ी अधिक ही रहती है। ठीक है, तो अगर हमें जानना है कि वात प्रकृति हम कैसे डायग्नोस करें, तो आप इन गुणों के आधार पर, इन गुणों को ध्यान में लेते हुए आप प्रकृति का परीक्षण या प्रकृति को ध्यान में ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने वात प्रकृति देखी, अभी आगे हम देखते हैं पित्त प्रकृति। लेकिन उससे पहले वात को हम डिटेल्स में थोड़ा, जो जो पॉइंट्स वात के लिए आए हैं वो हम थोड़े देख लेते हैं। वायु के लिए जो जो पॉइंट्स यहां पर आए हैं, अब वात को ये जो गुण है, ये गुण बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे जो वात के रोग है वो होने के क्या कारण हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहला कारण है वेग रोध, अर्थात मल मूत्र को रोकना। जैसे 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं और उसमें प्रमुख जो वेग है वो है मल मूत्र। फिर क्षुधा तृष्णा भी है, क्षुधा यानी भूख, और तृष्णा यानी पानी जो पीते हैं, पानी की इच्छा होती है पीने की, उसे तृष्णा बोलते हैं। अभी आप में कुछ कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो संस्कृत के वर्ड आपको समझना है। अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा सा आप थोड़ा नोट करके रखेंगे, और अंत में जब एक 5, 10, 15 मिनट का समय रहेगा उसमें मैं आपको एक मौका दूंगा कि आप पूछना है। ठीक है, तो मल मूत्र, मल यानी फीकल मैटर और मूत्र यानी यूरिन। अब ऐसे तो कोई जानबूझकर रोकता नहीं है, लेकिन अपने काम से या फिर सुविधा न होने के कारण, जहां पर सुविधा नहीं है वहां पर मल मूत्र को रोका जाता है। या फिर हम काम में हैं और उस काम को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, तब मल मूत्र को रोका जाता है, और इस कारण से फिर शरीर में वायु की वृद्धि होती है। तो ये प्रमुख एक कारण है, अधारणीय वेगों को रोकना और धारणीय वेगों को धारण न करना। अब अधारणीय वेग, उसमें 4 वेग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी उसके आगे भी अधारणीय वेग बताए गए, जैसे कि मल मूत्र, क्षुधा, तृष्णा, अश्रु। अश्रु ये भी एक अधारणीय वेग है। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं अब रोऊं, है ना, रोना जो जिसे बोला जाता है कि मैं अभी रो पड़ूं, लेकिन प्रतिष्ठा के कारण, कौन क्या बोलेगा, इसके कारण अगर आप रोते नहीं हैं तो फिर अश्रु का वेग रोका जाता है, और उसका परिणाम मन पर, दिमाग पर, मस्तिष्क पर और हृदय पर हो जाता है। इसलिए जो रो रहा है, मान लो कि जिसको रोना आ रहा है, उसे आप कभी ना बोले कि तू रो मत, उसे ये बोले कि तुझे जितना रोना है उतना रो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रो ले, जितना रोना है उतना रो ले। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रो रहा है ना, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर रोते ही जा रहा है, रोना बंद होने का कोई नाम ही नहीं। तो इससे क्या होगा, रोने की अति प्रवृत्ति होगी, और उस अति प्रवृत्ति के कारण और फिर वायु की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जो भी कुछ करना है उसकी एक मात्रा निश्चित करें। जो भी कुछ करना है वो मात्रा में ही करना है। रोना भी है तो मात्रा में, हंसना भी है तो मात्रा में। अब कुछ कुछ लोग हंसते हैं, हंसते हंसते और हंसते हंसते ही जान निकल जाती है, ऐसे भी है।
कि अगर हंस रहे हैं और जान निकल गई, रो रहे हैं और लॉज ऑफ हो गया, जबड़ा जॉब हो गया, मर गए। इसलिए भावनाओं के अधीन हम नहीं होंगे, बल्कि भावनाएं हमें हमारे अधीन कर लेनी चाहिए। समझ में आया? भावनाओं के हम अधीन नहीं होंगे, भावनाओं के हम गुलाम नहीं होंगे, बल्कि हम भावनाओं को गुलाम कर लेंगे। तो फिर हमारे जीवन पर, हमारे प्राण पर कभी संकट नहीं आएगा और फिर हमें रोग भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक कारण। खाए हुए भोजन को पचने से पहले फिर खा लेना, ये तो अभी हम बहुत देखते हैं। जो हमने खाया है, जैसे सुबह का भोजन हमने 10 बजे किया है, अब वो भोजन पचने के लिए कम से कम 4 बजे तक का समय लगता है, यानी 6 घंटे का समय, 5 से 6 घंटे का। शाकाहार को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 6 घंटे देने होते हैं, मांसाहार को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 10 से 12 घंटे देने होते हैं, है ना। शाकाहार को पचाने के लिए 6 घंटे का समय, 5 से 6 घंटे। मांसाहार को पचाने के लिए कम से कम 12 से 13 घंटे का समय लगता है। और वो पचने से पहले अगर हम कुछ खा लेते हैं तो ये भी एक कारण है वायु बढ़ने का, शरीर में वात बढ़ने का। ठीक है, अभी तो बहुत सारा, ये तो इतना इन जनरल हो गया है कि घर घर में खाते ही रहते हैं लोग। जिस घर में थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी है, उस घर में तो बस चलते रहते हैं दिन भर, है ना। खाना खा लिया, फिर चाय पी लिया, फिर कुछ किसने कुछ लाया वो खा लिया, फिर चाय पी लिया, फिर ऐसे फल खा लिया, कुछ ना कुछ चलते रहता है। इसे आयुर्वेद में अध्यशन बोलते हैं। इस शब्द को ध्यान में रखना। इसे बोलते हैं अध्यशन। अध्यशन यानी क्या? आवश्यकता न होने पर भी बार बार खाना। ठीक है, अध्यशन का अर्थ होता है वारंवार खाना। अध्यशन का अर्थ होता है वारंवार खाना। तो ये भी एक कारण है। रात को देर तक जागते रहना, ठीक है, ये भी एक कारण है। अभी तो लोग व्हाट्सएप पर, टीवी पर, मोबाइल पर रहते हैं और 12, 1, 2, 3 बजे तक सोते ही नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ओपीडी में, जवाहरनगर में दवाखाना है मेरा, तो पेशेंट आते रहते हैं, बोलते डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है, आदत पड़ गई है 3 बजे तक जागने की, स्टडी करने की। स्टूडेंट आते हैं और वो फिर कंप्लेंट करते हैं। तो ये भी एक है। ऊंचा बोलना है ना, जोर से बोलना है ना, किसी को डांटना और दिन भर डांटते ही रहना, ये भी एक कारण है। अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, ठीक है, हमें हमारा बल हमने पहचानना चाहिए। अगर हम उस बल को पहचानते नहीं और उस बल को न जानते हुए, न देखते हुए काम कर रहे, तो इससे क्या होगा? वात की गति बढ़ जाएंगी और शरीर में वायु प्रकोप होगा। फिर शारीरिक श्रम ज्यादा करना, शरीर से ज्यादा श्रम करना, ये भी एक कारण है। लंबी यात्रा करना, रूखे, तिक्त अर्थात कड़वे और कसैले पदार्थ को अधिक मात्रा से अधिक ज्यादा सेवन कर लेना, ये भी एक कारण है। सूखे मेवे अधिक खाना, ठीक है, क्योंकि ये गर्म ज्यादा रुक्षता लाते हैं। सूखा मेवा जो है वो ज्यादा खाएंगे तो रुक्षता लाता है। अभी उसमें कुछ ऐसे भी सूखा मेवा है कि जो वजन को भी बढ़ाता है। बहुत अधिक चिंता करना, ये तो सबसे बड़ा कारण है वायु प्रकुपित करने का, चिंता, ठीक है। एक होती है चिंता और दूसरी होती है चिता। ऐसे बोलते हैं कि चिंता जो है वो जिंदा व्यक्ति को जलाती है और चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है, मरे हुए व्यक्ति को जलाती है।
अब चिंता करना स्वाभाविक बात है, गलत नहीं है, चिंता करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम आवश्यकता से अधिक चिंता करने लगे तो फिर मनोवैगुण्य आ जाता है और फिर वायु का प्रकोप हो जाता है वहां पर। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है चिंता करना। मानसिक परेशानी में रहना, ठीक है, कारण नहीं तो भी बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये भी एक कारण है। अधिक संभोग करना, सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो रिपीटेडली बनाना, इसके ऊपर जब मैं आगे एक टॉपिक आएगा त्रयोग उपस्तंभ, उसमें शरीर के 3 आधार स्तंभ बताए जाते हैं। पहला आधार स्तंभ है आहार, दूसरा है निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। तब मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में बोलूंगा। डरना, ठीक है, डरना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से अधिक डरना, छोटी छोटी बात के लिए डरना, ये वायु को बढ़ाने का एक कारण है। उपवास करना, उपवास करना गलत नहीं है, जैसे हम नेचुरोपैथी में बताते हैं कि अलग अलग तरीके से उपवास करना चाहिए। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि लोग बहुत ही गलत तरीके से उपवास करते हैं, गलत तरीके से उपवास करते हैं। उपवास करना, ज्यादा उपवास करना, शरीर प्रकृति का ध्यान न करते हुए, जिसकी वात प्रकृति है उसने उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास के लिए हर व्यक्ति जैसे कि योग्य नहीं होता है। जिसे भी उपवास करना है उस व्यक्ति को अपना परीक्षण करना है कि क्या मैं उपवास कर सकता हूं। उपवास की योग्यता अगर न हो और वो व्यक्ति अगर उपवास करे तो फिर उसके शरीर का वात बढ़ता है। तो ये एक कारण है ज्यादा लंघन करना। अधिक मात्रा में खाना तथा अधिक ठंडा खाना, जैसे ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना, लस्सी का सेवन करना, तो ये ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना, इससे भी वायु रोग होता है। तो एक मेरा पेशेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं टिप्पणी करूंगा कि यहां से एक उगवा आगर करके गांव है, आगर उगवा के आगे है आगर, वहां एक व्यक्ति ने फ्रीज ले लिया अपने घर में और फिर उसे लगा भी इतने 8, 10, 15, 20 हजार का फ्रीज लिया है तो ये पैसे वसूल भी तो होनी चाहिए। तो जो नहीं वो चीज वो लाते थे और फ्रीज में ठोस देते थे और फिर ठंडा होने के बाद में उसे निकाल कर खाते थे। 6 महीने में उस व्यक्ति की एड़ी यानी टक, जो हम बोलते हैं हिल पेन, एड़ी में दर्द शुरू हो गया। फिर वो व्यक्ति एक ऑर्थोपेडिक्स के पास में गया, अस्थि रोग तज्ञ, हड्डी का डॉक्टर, उसके पास में गया। वहां जाने के बाद उसने औषधोपचार किया, मेडिसिन खाया 6 महीने तक। 6 महीने जैसे उसने दवा बंद कर दी तो फिर से उसका दर्द शुरू हो गया। फिर उसे समझ में आया कि ये कुछ ठीक नहीं है, ज्यादा दवा खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, ऐसे उसको लगा। फिर उसने सोचा कि आयुर्वेद की तरफ जाए, नेचुरोपैथी की तरफ जाए। तो वो व्यक्ति आयुर्वेद नेचुरोपैथी की तरफ आया और सबसे पहले मैंने उसकी हिस्ट्री मैंने ली। नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में और योग में जितने भी पैरामेडिकल सब्जेक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट बात होती है हिस्ट्री लेना, कि वो व्यक्ति क्या खाता है, कैसा खाता है, कब खाता है, ये सब पूछना। तो मैंने उसे पूछा, ये भी पूछा कि ठंडी चीजें खाते हैं क्या। बोले डॉक्टर साहब 6-8 महीने से ठंडे के अलावा हम कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने बोला ऐसा क्यों। बोले नया नया फ्रिज लिया, आज तक फ्रिज नहीं था, तो ऐसा लगता था हमारे घर में फ्रिज नहीं है, ठंडा नहीं खा सकते हैं, तो अभी फ्रिज लिया और जो नहीं वो हम ठंडा ठंडा ही खा रहे हैं। पानी नॉर्मल पीने का नाम ही नहीं है, ठंडागार पानी पीते हैं। मौसम चाहे कुछ भी हो, गर्मी का हो या फिर सर्दी का हो, हम ठंडा पानी ही पीते हैं। तो बोले, मैंने बोला इसी कारण से आपको दर्द हो गया शरीर में। बोले ये तो मुझे एलोपैथी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर ने नहीं बताया,
MBBS MD डॉक्टर ने नहीं बताया। तो मैंने उसे बोला कि ये उनके पैथी में ज्यादा चिकित्सा नहीं की जाती कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसके ऊपर आपको रोग होंगे, ये बताया नहीं जाता। ये तो नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में बताया जाता है। फिर मैंने वो पूरा उसका बंद कर दिया, फिर उपचार किया, फिर 3-6 महीने में वो पेशेंट ठीक हो गया। अब वो पेशेंट आके कुछ एक 4-1 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए हैं और उसे अभी कुछ भी दर्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने फ्रिज का खाना बंद ही रखा। उपचार के पश्चात अगर वो फ्रिज का ठंडा खाना अगर शुरू कर देता तो फिर उसे वही तकलीफ होती। तो हमें ये पता नहीं है, आधुनिक जीवन को हम जी रहे हैं और उसमें फिर हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो अभी मैंने कारण बताए, ये इन सभी कारणों से वायु का प्रकोप शरीर में होता है। एक मात्रा में आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऋतु के अनुसार करेंगे, प्रकृति के अनुसार करेंगे, ऋतु को ध्यान में लेके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऋतु का ध्यान न करना, प्रकृति का ध्यान न करना, है ना, दिन का ध्यान न करना, रात का ध्यान न करना और खा लेना, फिर इससे क्या होता है, शरीर का जो वायु दोष है वो बढ़ जाता है, प्रकोपित हो जाता है। तो ये वायु बढ़ने के कारण यहां पर बताए गए हैं। प्रकोपित वात के लक्षण क्या होते हैं? तो शरीर में जब भी वात बढ़ता है तो शुष्कता आती है। अभी तो मैंने बोला ये जो गुण अभी हमने देखे हैं तो ये गुण बढ़ जाते हैं। रूखापन आ जाता है, शरीर जकड़ जाता है, स्टीफनेस आ जाता है शरीर में, जैसे कि जॉइंट्स पूरे मूवमेंट नहीं कर पाते हम। ठीक है, बस ये जॉइंट है, बस यहां तक, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसे बोलते हैं स्टीफनेस ऑफ जॉइंट, स्टीफनेस ऑफ जॉइंट, जकड़न संधि की, संधियों में जकड़न आना, ये एक है। सुई के जैसी चुभन होना, बहुत बार लोग बोलते हैं कि है ना, सुई टोचल्या प्रमाणे वाटते, ये एक होता है। संधि शैथिल्य, ठीक है, जो जॉइंट्स है वो थोड़े ढीले लगते हैं, ढीलापन उसमें आ जाता है, ये भी है। और संधि च्युति यानी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट सरक जाना अपने जगह पर से। जैसे बहुत बार बोलते हैं ना डॉक्टर कि ये जो आपका सर्वाइकल है ना, गर्दन जो है उसमें के जो मनके हैं वो स्लिप हो गए, स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको, स्लिप हो गए, तो ये भी वात के कारण होता है। हड्डी टूटना, यानी बहुत ऊंचे से अगर नीचे गिर गए तो टूटना, कोई यानी वो सामान्य बात है। लेकिन बैठे बैठे ऐसे कुछ थोड़ा सा मुड़ गए और उसमें कट से हड्डी टूट गई, क्योंकि हड्डी बहुत ही नाजुक बन जाती है जब वात प्रकोप हो जाता है, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। कठोरता, अंगों में कार्य करने की अशक्ति, जैसे शरीर दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन काम नहीं हो पाता है ना। तो वजन अच्छा है, हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, सुंदर दिखती है, लेकिन काम नहीं होता है। बहुत बार बोलते हैं लोग, है ना, घर में अपने ही लोग हमें बोलते हैं, अरे इतना हट्टा कट्टा दिख रहा है तू, और है ना 4-5 किलो का वजन नहीं उठाया जा रहा है तुझसे, चल हट बाजू। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम तो इतने अच्छे दिखते हैं फिर भी हम वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, तो एक अशक्ति आ जाती है। कंपन होना, जैसे ये जो है ना, इसे बोलते हैं कंपन, है ना। ये जो पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं ना, पार्किंसन, तो उस ऐसे 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 उनकी, जैसे श्रीराम लागू जो थे ना, श्रीराम लागू, उनको पार्किंसन था और वो बोलते समय ऐसे 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 उनकी गर्दन हिलती थी, बेटा क्या कर रहे हो, कैसे हो, है ना। आप पिक्चर में भी ऐसे पार्ट देखते होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और वो हिल रहा है पूरा, है ना। तो देवानंद की एक्टिंग तो वैसे ही पार्किंसन जैसी थी, है ना। तो ये एक अंग में कंपन होना। सुन पड़ना, ठीक है, सुन पड़ना, ये भी एक है। शीतलता, कमजोरी, कब्ज, पेट साफ नहीं होता है, जिसके शरीर में वात बढ़ गया है उसका पेट साफ नहीं होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नाखून, दांत, त्वचा के रंग का कुछ काला पड़ जाना और शरीर काला पड़ जाना, ठीक है, पिगमेंटेशन आना, ये भी एक लक्षण है वायु बढ़ने का, ठीक है। और मुख का स्वाद जो है कसैला और फीका हो जाता है,
ये लक्षण वायु बढ़ने के उपरांत देखे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके विरुद्ध क्या उपचार करनी चाहिए, क्या उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो आप अभी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है पूछने का। सर बोलिए। सर जसं नेक्स्ट मंथ मध्ये आमची एक्झाम आहे 20 तारखेपासून. हम्म सर जर आठवड्यातून 2दा लेक्चर घेतलं तर कसं काय कव्हर होऊ शकणार? आठवड्यातून 2 लेक्चर आहेतच ना. नाही म्हणजे ते एका महिन्यात कसं काय कव्हर होऊ शकते असं मी म्हणत होते.